नमस्कार। दमास एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अभ्युदय सिंह आज आपके बीच बायोलॉजी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं, जिसका एक अच्छा खासा वेटेज सभी एग्जाम में होता है। आज का हमारा टॉपिक है सेल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, अन्यथा यह एक बोरिंग सब्जेक्ट मात्र लगने लगता है। आपने देखा होगा सामान्यतः आर्ट्स, कॉमर्स आदि फील्ड के स्टूडेंट साइंस से दूर भागने लगते हैं, जबकि साइंस एक अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो लगभग सभी एग्जाम का भाग होता है। अतः यदि इस विषय पर आपकी अच्छी पकड़ हो तो आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान के द्वारा ही हम ब्रह्मांड का, पृथ्वी का, जीवों को और यहाँ तक स्वयं का अध्ययन करते हैं। इस सीरीज में हम विज्ञान के सभी कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग तरीके से जानेंगे और मेरा वादा है कि विज्ञान विषय के प्रति आपका नज़रिया बदल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल और इसे हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। यह पहला पार्ट है। सेल या कोशिका किसी जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। यहाँ पे 2 शब्द हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक। इसका अर्थ है जिस प्रकार कोई घर ईंट या पत्थर से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार जीव शरीर जिन छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है उन्हें कोशिका कहते हैं। यहाँ दूसरा शब्द है क्रियात्मक इकाई। चूंकि सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन, उनकी उपापचयी क्रियाएं एक समान होती है, इसीलिए सजीवों की क्रियात्मक इकाई भी कोशिका को कहा जाता है। आइए जानते हैं कोशिका के खोज के बारे में। तो इसकी भी स्टोरी एक दिलचस्प कहानी से शुरू होती है। पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा जब अलग अलग चीज़ों को देखना शुरू किया तो वो सभी वस्तुएं 10 से 15 गुना बड़ी दिखाई दे रही थीं। इसी दौरान उत्सुकतावश उन्होंने जब कॉर्क के टुकड़े को देखा तो उसमें कुछ मधुमक्खी के छाते समान संरचनाएं दिखाई दी। इन संरचनाओं को इन्होंने सेला या सेल्यूला नाम दिया। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खाली स्थान, अर्थात इन्होंने केवल बाहरी संरचना या आउटर कवरिंग को ही देखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है कि वास्तविक रूप से रॉबर्ट हुक ने कोशिका के कौन से भाग की खोज की थी, या वास्तविक रूप से रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा। तो आप जानते हैं कि कॉर्क एक लकड़ी है और लकड़ी प्लांट होती है और प्लांट में सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है और उन्होंने केवल बाहरी संरचना या बाहरी कवरिंग को देखा था। तो वास्तविक रूप से रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को खोजा था, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। अब यहाँ एग्जाम में पूछे जाने वाले कई क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ इतने में ही प्राप्त हो जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, तो माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने पहली बार कौन सी कोशिका खोजी, तो इन्होंने पहली बार प्लांट सेल खोजी। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो जीवित थी कि मृत थी। तो आपको पता है कॉर्क का टुकड़ा ये कई दिनों पुराना था, अर्थात इन्होंने जो सेल खोजी थी वो मृत कोशिका थी। और यही क्वेश्चन एक नया रेज हो जाता है कि अगर इन्होंने प्लांट सेल खोजी, अगर इन्होंने मृत कोशिका खोजी, तो फिर जीवित कोशिका किसने खोजी और एनिमल सेल की खोज किसने की। तो यहाँ पे एक नाम आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का, और ये बात है 1673 की। इन्होंने ऑक्स के टंग की खुरचन को लेकर अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा और उसे एक नया नाम एनिमल क्यूल दिया। यही एनिमल क्यूल, यही सेला सेल्यूला आगे चलकर सेल कहलाए। तो यहाँ आपने देखा कि आपके मन में उठने वाले सभी क्वेश्चन के आंसर इस स्लाइड में आपको प्राप्त हो जाते हैं कि पहली बार सेल किसने खोजा, पहली बार कौन सी सेल खोजी गई, पहली बार जो सेल खोजी गई वो जीवित थी कि मृत थी, पहली बार एनिमल सेल की खोज किसने की और पहली बार लिविंग सेल की खोज किसने की। आइए सेल से संबंधित कुछ आवश्यक बातें जानते हैं। तो नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन, हमारा जो शरीर है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो ये संख्या खरबों में होती है और ये संख्या होती है लगभग 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 14 तक।
अब सेल का अध्ययन या स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। स्मॉलेस्ट सेल जो पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। यहाँ एक बात और नोट कर लीजिएगा कि ये सेल एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अभी हम आगे चलकर सेल के प्रकारों के बारे में जानेंगे, तो ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और इसका जो साइज होता है वो होता है 0.1 माइक्रोन। 0.1 माइक्रोन। अब यहाँ ये जानना भी आवश्यक है कि 1 माइक्रोन कितना होता है, तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब सबसे बड़ी सेल तो ये होगी शुतुरमुर्ग का अंडा या एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और इसके बाद सबसे लंबी सेल ये होती है नर्व सेल। ये ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है और इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। अब सबसे छोटी सेल ह्यूमन में कौन सी होती है, तो ये होती है स्पर्म सेल या शुक्राणु कोशिका। ये मेल में पाई जाती है। और इसके बाद सबसे बड़ी सेल जो ह्यूमन में होती है वो एग सेल या ओवम सेल या अंड कोशिका होती है और ये फीमेल में पाई जाती है। अब बात करते हैं कि हमारी अर्थ में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्लांट की खोजी जा चुकी है, तो ये संख्या है लगभग 4 लाख और जो एनिमल स्पीसीज अभी तक खोजी जा चुकी है ये संख्या है लगभग 12 लाख। आइए अब सेल के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो सेल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सेल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं और वो प्रकार हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, हम अक्सर इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल के कौन से 2 प्रकार होते हैं, क्या वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है या प्लांट या एनिमल सेल है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सेल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इसके आगे चल के और प्रकार होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक के 2 और प्रकार होते हैं जिसका नाम है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, आइए देखते हैं इनके नाम में ही इनकी परिभाषा छुपी हुई है। तो कैसे, तो पहला शब्द है या पहला टाइप है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और कैरियोटिक। प्रो जिसका अर्थ होता है प्रिमिटिव या प्राचीन या अविकसित, और कैरियोटिक ये कैरियन से आया है और इसका अर्थ होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिसका केंद्रक प्रिमिटिव, प्राचीन या अविकसित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। दूसरा है यूकैरियोटिक और यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, EU, और दूसरा है कैरियोटिक। EU का अर्थ होता है वेल डेवलप्ड या पूर्ण विकसित, और कैरियोटिक जो कि कैरियन से मिलकर बना है इसका अर्थ होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित या वेल डेवलप्ड होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अगर बात इनके उदाहरण की जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण होते हैं सभी बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया आदि, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है सभी प्लांट और सभी एनिमल सेल्स। ठीक है, आइए अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर को समझते हैं कि इनके बीच क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। अब यहाँ पे देखते हैं पहले नंबर का पॉइंट। तो पहला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। अभी हमने देखा कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है अविकसित, इसकी परिभाषा से ही हमको पता होता है कि इनका न्यूक्लियस अविकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका कि यहाँ पे सभी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हम आगे की स्लाइड में जानेंगे, अर्थात झिल्ली युक्त कोशिकांग अब्सेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सारे सेल ऑर्गेनेल्स, विकसित वाले सेल ऑर्गेनेल्स सभी प्रेजेंट होते हैं। अगला पॉइंट, न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस या इसे हिंदी में केंद्रिका कहते हैं, जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो जब केंद्रक ही विकसित नहीं होता है तो केंद्रिका भी इसमें अब्सेंट होती है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट होते हैं। फिर अगला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, जबकि ये प्रोटीन या हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यह एक आवश्यक प्रोटीन है और ये डीएनए के साथ मिलकर गुणसूत्र की रचना करती है। और कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ उपस्थित होती है और कहाँ अनुपस्थित होती है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
अगर बात की जाए विभाजन की, तो प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका होती है, तो यहाँ पे अविकसित प्रकार का विभाजन या अमाइटोटिक डिवीजन या इसे हिंदी में असूत्री विभाजन कहते हैं, पाया जाता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस यानी समसूत्री और मियोसिस यानी अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैक्यूल या रिक्तिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होती है। अगला पॉइंट है साइज। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतः छोटी होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतः बड़ी होती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोस्केलेटन का मतलब होता है कोशिकीय कंकाल, ये अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चूंकि यहाँ पे सभी प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं, तो यहाँ कोशिकीय कंकाल भी पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ 70 राइबोसोम, अर्थात प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यह भी एक हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है रेस्पायरेशन बाय मीजोसोम, अर्थात यहाँ पे मीजोसोम के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। जैसा कि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका होती है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है, जिस कारण श्वसन के लिए यहाँ पे एक अन्य प्रकार का कोशिकांग पाया जाता है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। जबकि विकसित कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, इसीलिए यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिंगल स्ट्रैंड या एकल धागा वाला डीएनए पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक या विकसित कोशिका में सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जैसा हमने देखा है पहले ही कि प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, सभी प्रकार के आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। इसमें पौधों के समान ही प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रिया पाई जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका एक और नाम है साइनोबैक्टीरिया। अगला एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, जो कि स्मॉलेस्ट सेल होती है। अब बात की जाए यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल की, तो इसमें सभी प्रकार के प्लांट सेल्स और सभी प्रकार के एनिमल सेल्स आती हैं। आइए हम अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के संरचनाएं देखते हैं। तो यहाँ पे पहली संरचना आपकी स्क्रीन पे है बैक्टीरियल सेल। आपको पता है कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अर्थात ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर है। चूंकि यह एक अविकसित कोशिका है, इसीलिए यहाँ पे केवल कुछ ही इंटरनल संरचनाएं या कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे सबसे बाहर की ओर इसमें होते हैं सेल वॉल, फिर इसके बाद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, और इसके बाद अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसमें डीएनए बिखरा हुआ होता है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर विकसित कोशिका न होने के कारण इसका केंद्रक विकसित नहीं होता है, इसलिए इसका डीएनए कोशिका द्रव्य में ही बिखरा होता है। इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70 होते हैं, और कभी कभी बैक्टीरियल सेल में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारी स्क्रीन पे है प्लांट सेल। अब प्लांट एक विकसित कोशिका है, अर्थात ये एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यहाँ पे निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। तो सबसे बाहर की ओर प्लांट सेल में पाया जाता है कोशिका भित्ति, फिर उसके अंदर कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे लिक्विड जैसा कुछ भरा रहता है, जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और उसमें सभी कोशिकाएं केंद्रक सहित तैरते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये प्लांट कोशिका है, तो एक बड़ी विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। इसी का एक प्रकार है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अन्य संरचनाओं में यहाँ साइटोस्केलेटन या कोशिकीय कंकाल के रूप में माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल धागे जैसी संरचनाएं भी पाई जाती हैं। इसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, राइबोसोम, चूंकि ये विकसित कोशिका है, यहाँ 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद केंद्रक के चारों ओर एक संरचना पाई जाती है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके बाद केंद्रक, और केंद्रक के अंदर केंद्रिका। नेक्स्ट है एनिमल सेल, जिसमें सबसे बाहर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इसके अंदर पाया जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है, जिसमें सभी प्रकार के कोशिकांग न्यूक्लियस सहित तैरते रहते हैं। इनमें प्रमुख है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, वेसाइकल, गोल्गी बॉडी या गोल्गी ऑपरेटस भी इसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम।
राइबोसोम यहाँ चूंकि ये विकसित कोशिका है तो 80 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एनिमल कोशिकाओं में हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फ्लैजिला भी पाया जाता है। यहाँ पर एक विशिष्ट संरचना जिसे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल कहते हैं, ये भी पाई जाती है, जो प्लांट कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। एनिमल सेल के मध्य में न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस या केंद्रिका उपस्थित होती है। चलते हैं आगे की स्लाइड में, और ये एक हाईली इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ये स्लाइड आपको समझ में आ गई तो आप पूरी कोशिका को, या यूं कहें एक यूकैरियोटिक कोशिका के हर पार्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक यूकैरियोटिक कोशिका या एक विकसित कोशिका को जब हम देखते हैं तो उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, और इसमें पहला भाग है आउटर कवरिंग या बाह्य आवरण। बाह्य आवरण, अब यहाँ पर हम प्लांट और एनिमल दोनों की साथ में बात कर रहे हैं, और कौन से कोशिकांग किस कोशिका के हैं यह मैं आपको क्लियर करते चलूंगा। तो आउटर कवरिंग में सेल वॉल ये प्लांट में पाई जाती है सबसे बाहर की ओर। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी आउटर कवरिंग होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन। ये प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये बनता है कि प्लांट में सबसे बाहर की ओर क्या पाया जाता है, तो आपको पता है कि प्लांट में सबसे बाहर की ओर सेल वॉल होती है। और अगर ये क्वेश्चन बनता है कि एनिमल सेल में सबसे बाहर की ओर क्या पाया जाता है, तो एनिमल सेल में सबसे बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है कि नहीं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्लांट में और एनिमल में दोनों प्रकार की सेल में सेल मेम्ब्रेन अवश्य पाई जाती है। सेल का दूसरा भाग है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। इसे पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है साइटोसोल, दूसरा है सेल ऑर्गेनेल्स और तीसरा है नॉन लिविंग मटेरियल या इसे स्टोरेज मटेरियल भी कहते हैं। अब यहाँ पहला पार्ट है साइटोसोल। अब साइटोप्लाज्म में से अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स, नॉन लिविंग मटेरियल या स्टोरेज मटेरियल को अलग कर दें तो जो केवल प्योर लिक्विड जैसा मटेरियल बचता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, यानी हम साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग जिसे कहते हैं, और जो उसमें स्टोरेज मटेरियल या नॉन लिविंग मटेरियल उसको अलग करने के बाद जो कुछ मटेरियल बचता है, जो प्योर लिक्विड जैसा मटेरियल होता है, उसे साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म का दूसरा भाग है सेल ऑर्गेनेल्स। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग को उसके चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला मेम्ब्रेन लेस या जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, और इसमें केवल मुख्यतः 2 ही कोशिकांग होते हैं, जिसमें पहला है राइबोसोम और दूसरा है सेंट्रोसोम। पहला है राइबोसोम, और ये कई बार पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन से कोशिकांग होते हैं जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम ऐसे कोशिकांग हैं जिसके चारों तरफ किसी भी प्रकार की झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है कि सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में उपस्थित होता है, यह प्लांट सेल में अनुपस्थित होता है। ठीक है, जबकि राइबोसोम प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार की सेल में पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स का दूसरा प्रकार है झिल्ली युक्त कोशिकांग या मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, और इसे 2 प्रकारों में पुनः बांटा गया है। पहला सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरा डबल मेम्ब्रेन बाउंड, अर्थात ऐसे जिसके चारों तरफ एक ही झिल्ली पाई जाती है, जिसका उदाहरण है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। फिर एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम ऐसे कोशिकांग हैं जिनके चारों तरफ केवल एक ही झिल्ली या यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिनमें प्रमुख है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात पुनः आती है कि क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में उपस्थित होता है, एनिमल सेल में अनुपस्थित होता है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के तीसरे पार्ट की, जो है नॉन लिविंग मटेरियल। इसे स्टोरेज फूड मटेरियल भी कहते हैं, और ये सेल के प्रकार के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें स्टोरेज मटेरियल या नॉन लिविंग मटेरियल होता है सामान्यतः स्टार्च पाया जाता है,
और अगर यह एनिमल सेल है तो इसमें सामान्यतः स्टोरेज मटेरियल के रूप में ग्लाइकोजन पाया जाता है। सेल का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। इसे सेल का माइंड या सेल का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि कई प्रकार के क्वेश्चन रेज होते हैं, जैसे मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, या मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड या एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड या दोहरे झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में अगर हम देखें तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके ऑप्शन में न्यूक्लियस है तो सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस ही होगा। अगर आपके ऑप्शन में न्यूक्लियस है तो सबसे बड़ा आंख मूंद के आप आंसर लगा दीजिए कि इसका आंसर न्यूक्लियस ही होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियस के अलावा कई अन्य दूसरे प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स ऑप्शन में हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है। जैसे यदि क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है और वहाँ पे न्यूक्लियस ऑप्शन में नहीं होता है तो यहाँ पे आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि एनिमल सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा तो यहाँ आपका ऑप्शन में भले क्लोरोप्लास्ट हो लेकिन आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में उपस्थित होता है। तो हमको इस बात का भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब अगर ओवरऑल बात की जाए तो सबसे बड़ा कोशिकांग होगा न्यूक्लियस, फिर उससे छोटा होगा क्लोरोप्लास्ट और फिर उससे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया। यही एक सही क्रम होता है। अब अगर बात की जाए सबसे छोटे कोशिकांग की जो कोशिका में पाया जाता है तो ये होता है राइबोसोम। ठीक है, अभी तक हमने जाना कि एक यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाया जाता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। अब आइए हम प्लांट और एनिमल सेल में अंतर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्लाइड में दिया हुआ है, पहले नंबर पे जंतु कोशिका और दूसरा है पादप कोशिका। तो इनके बीच अंतर समझते हैं। पहले चीज किस बेसिस पे हम अंतर समझ रहे हैं तो पहला बेस है कोशिका भित्ति। तो जंतु कोशिका में आपको पता है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है अर्थात नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो यह सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा पॉइंट कि इसमें लवक, तो लवक जंतु कोशिका में लवक या प्लास्टिड नहीं पाए जाते, जबकि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जिसका एक प्रकार है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, जिसकी उपस्थिति से फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तीसरा है आकृति या शेप। सामान्यतः जंतु कोशिका अंडाकार या गोलाकार होती है, जबकि पादप कोशिका आयताकार या कोणीय आकार या अष्टभुजाकार, षटभुजाकार इस प्रकार के शेप या आकृति में पाई जाती है। अब बात करते हैं वैक्यूल की या रसधानी की। इसे एक और नाम दिया जाता है रिक्तिका। तो जंतु कोशिका में रिक्तिका सामान्यतः अनुपस्थित होती है या छोटी छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रकीय या केंद्रीय रसधानी या वैक्यूल पाई जाती है। अच्छा, इसी केंद्रीय रसधानी की उपस्थिति के कारण जो प्लांट कोशिका का केंद्रक है वो किनारे पे हो जाता है, जबकि जंतु कोशिका में इनकी अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिका का केंद्रक बीच में या मध्य में पाया जाता है। अब बात की जाए आकार की तो जंतु कोशिका का आकार प्लांट कोशिका की तुलना में छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका का बड़ा होता है। तारक काय आपने पहले ही देखा है कि सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। अब ऊर्जा संग्रह की बात करें तो जंतु कोशिका में मुख्यतः ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का संग्रहण होता है, जबकि पादप कोशिका में यह स्टार्च के रूप में होता है। अब लाइसोसोम की बात की जाए तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं या ज्यादा मात्रा में होते हैं और पादप कोशिका में सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के पार्ट में हमने सेल के बारे में जाना, सेल की खोज किसने की, सेल कितने प्रकार की होती है, इन सभी बातों को समझा और जाना। अब आगे के पार्ट बी में हम सेल के भागों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही कोशिका सिद्धांत के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।